नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। ज्ञानेश्वर मिश्र की जयंती पर समाजवादी मंच से अखिलेश यादव ने पीडीए का नया सियासी दाव चला। पी को पंडित से जोड़ करके उन्होंने बड़ा संदेश देने की कोशिश की। अखिलेश ने कहा कि पीडीए की परिभाषा बदलने वाले जान लें कि इसमें पी का मतलब पंडित है। अखिलेश के इस बयान के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या सर पीडीए में पंडित शब्द जोड़ देने से उत्तर प्रदेश की राजनीति का समीकरण बदल जाएगा? क्योंकि ब्राह्मण और सवर्ण समाज का एक बड़ा हिस्सा लंबे समय से बीजेपी के साथ खड़ा नजर आता रहा है, कोर वोट बैंक माना जाता रहा। भाजपा का दावा है कि केंद्र और राज्य सरकार ने ब्राह्मण और सवर्ण समाज के लिए कई ऐतिहासिक कार्य किए। विरोधी सवाल उठा रहे हैं कि सपा ने अपनी सरकार के दौरान ब्राह्मण समाज के लिए ऐसा कौन सा बड़ा कार्य किया जिससे ये वर्ग सपा के साथ खुद को जुड़ा महसूस करे। तो क्या अखिलेश यादव का पी मतलब पंडित वाला दांव सिर्फ चुनावी रणनीति है? क्या बीजेपी का पारंपरिक सवर्ण समीकरण कायम रहेगा या पीडीए की नई परिभाषा यूपी की राजनीति में कोई नया बदलाव लाने वाली है? मुद्दे पर चर्चा शुरू करने से पहले आपको सुनाते हैं अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है, सुने। लोग पीडीए की बात करते हैं और पीडीए की नई नई परिभाषा बनाते हैं। जब से पीडीए से वो लोग हारे हैं तब से पीडीए की नई नई परिभाषा बना रहे हैं वो लोग, लेकिन वो लोग भूल गए हैं पीडीए में पीडी पंडित का ही शुड फॉर्म है। जो लोग पीडीए की परिभाषा समय समय पर दूसरी बनाते हैं वो जान लें कि पीडीए में पीडी जो है वो पंडित का शॉर्ट फॉर्म है और जितनी पीड़ा दोगे, पीड़ा बढ़ाओगे, उतना ही पीडी और मजबूत दिखाई देगा। लोग पीडी और देखिए किस तरह से बार बार जो समीकरण पीडीए का फॉर्मूला जो है वो बदल रहा है। अखिलेश का पीडीए क्या था पहले देखिए, पीड़ित दलित अल्पसंख्यक। पहले पीडीए का मतलब होता था पीड़ित दलित अल्पसंख्यक, पीड़ित दलित अल्पसंख्यक। अब हो गया है पंडित डेवलपमेंट अगड़ा। 2022 में ब्राह्मणों का वोट बैंक किसे कितना मिला, जरा वो भी समीकरण दिखा देते हैं आपको। एक आंकड़ा देखिए जरा। बीजेपी को 89% मिला, 46 विधायक हैं ब्राह्मण समाज से। सपा को 6% मात्र ब्राह्मणों का साथ मिला, 6%। और विधायक कितने हैं? 5। ये समीकरण है उत्तर प्रदेश का। जो पीडीए का नया फॉर्मूला अखिलेश यादव लेकर आए हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि पीडीए के पीडी का मतलब पंडित होता है। यूपी में ब्राह्मणों की मजबूती कितनी है जरा देखिए। 4 हिस्सों में पूरा उत्तर प्रदेश विभाजित है। उसमें पूर्वांचल है, अवध है, बुंदेलखंड और पश्चिमांचल है। तो ब्राह्मणों की स्थिति कितनी मजबूत है? पूर्वांचल में आप देखिए जरा, 15 से 20% ब्राह्मण जो समाज के लोग हैं वो पूर्वांचल में रहते हैं। अवध में करीब 12 से 15% ब्राह्मण है। बुंदेलखंड में 10 से 12% ब्राह्मण है। पश्चिमांचल में 6 से 8% ब्राह्मणों की पैठ है, या कह सकते हैं जनसंख्या है। तो कुल मिलाकर के एक पूरा अगर हम ब्रेकअप निकालें तो ब्राह्मण किंग मेकर की भूमिका में है उत्तर प्रदेश में। 13% के आसपास है पूरे उत्तर प्रदेश में। और ऐसे में ब्राह्मण समाज को लेकर के अखिलेश यादव अब ये कह रहे हैं, नया फॉर्मूला ला रहे हैं और कह रहे हैं कि ब्राह्मण यादव हमेशा से भाई भाई रहे हैं, हमेशा से भाई भाई रहे हैं। अब इस पर निशाना साधते हुए ब्रजेश पाठक समेत तमाम बीजेपी के नेताओं ने ये कहा कि कब से हो गया कि ब्राह्मण आपके साथ हो गए। ब्राह्मण वोट बैंक हमेशा से ही कोर वोट बैंक माना जाता रहा है। ब्राह्मण समाज के लोग और सवर्ण समाज के लोग हमेशा से ही बीजेपी के साथ रहे। अब पीडीए की परिभाषा बदल क्यों रही है, उसके पीछे और कब कब परिभाषा बदली है वो भी जरा देख लीजिए। क्योंकि पीडीए की परिभाषा इतनी बार बदली होगी
आप देखिए जरा, जून 2023 में ये पीडीए का मतलब था पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। जब एकदम शुरुआती फेज में पीडीए का टर्म कॉइन किया था अखिलेश यादव ने, 2023 अक्टूबर में पीडीए का मतलब हो गया पिछड़ा, दलित, आधी आबादी। दिसंबर 2023 में अखिलेश यादव ने इसको कर दिया पिछड़ा, दलित और अगड़ा। जून आते आते 2024 जून में इन्होंने कर दिया है पिछड़ा, दलित, आदिवासी। और अब जुलाई अगस्त आते आते पीडीए का मतलब, पीडी का मतलब हो गया पंडित। देख रहे अभी पीडी कहां था, पीडीए का फॉर्मूला। अब चुनाव आते आते सितंबर और दिसंबर आते आते कितना चेंज होगा ये आप देखते जाइए। पीडीए का फॉर्मूला क्या क्या होगा ये आप देखते जाइए। लेकिन लोग तो सवाल पूछ रहे हैं कि ये पीडीए अभी कितना एक्सपैंड करेगा, और जब एक्सपैंड कर रहा है तो कितने समय के लिए एक्सपेंशन है इसका, सिर्फ चुनाव भर तक का या फिर हमेशा के लिए अखिलेश यादव, या फिर सिर्फ चुनाव में ब्राह्मणों का साथ चाहिए अखिलेश यादव को। ब्राह्मणों को साथ लेने के लिए अखिलेश यादव सिर्फ इस तरीके से समीकरण बदलने के लिए, सत्ता में आने के लिए, ब्राह्मणों का साथ लेने के लिए ये फॉर्मूला बना रहे हैं। क्योंकि अखिलेश यादव को अंदाजा है, अखिलेश यादव को अंदाजा है कि ब्राह्मणों को छोड़ देने से क्या उनको घाटा होगा, और ब्राह्मणों के वजह से उनको क्या फायदा होगा ब्राह्मण अगर साथ उनके आ गए तो। क्योंकि उनका एक समीकरण है, आपको पता ही है, एमवाई समीकरण, मुस्लिम यादव समीकरण से हमेशा उनकी पार्टी, ब्रजेश पाठक ने भी यही कहा कि एमवाई समीकरण से ही वो उनकी पार्टी, बस उनका एक ही समीकरण है, उसी से वो लोग आते हैं तुष्टीकरण करके, समाजवादी पार्टी के लोग। अब इसमें सोने पर सुहागा ये हो जाएगा कि सवर्ण में से पिछड़ा, सवर्ण में से अगर ब्राह्मण समाज के लोग बहुतायत में जब आ जाएं, क्योंकि ये कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण समाज जब जब जिसके साथ गया है, बहुतायत में एक्सपर्ट यही कहते हैं, वो एकमुश्त गया है, और एकमुश्त जब जब गया है तब तब उसकी सरकार बनी है। चाहे वो बहन जी की बात कर लीजिए, बहन मायावती की बात कर लीजिए, या फिर कांग्रेस पार्टी की सरकार जब भी रही है एनडी तिवारी के समय में, हमेशा से ही जब भी ब्राह्मण ने साथ जिसका भी दिया है, एकमुश्त दिया है और बखूबी दिया है, वो सरकार भी बनी। याद कीजिए जब बहन मायावती के समय में एक नारा लगाया गया था, ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी झूमते जाएगा। ये समीकरण बैठाते हुए सभी पार्टी हमेशा से ही ब्राह्मणों को उत्तर प्रदेश में साथ लाने की कोशिश करती आई है, और अब उसी ट्रैक पर अखिलेश को भी पता है कि एन प्रकारण जैसे भी आना है सत्ता में, इस बार बहुत चुनौती है, बहुत चैलेंजेस है, बहुत ज़्यादा चैलेंज, क्योंकि आरोप अखिलेश यादव पर इतने लगे हैं। आप देखिए एंटी ब्राह्मण और एंटी सवर्ण और एंटी सनातन, वो डैमेज कंट्रोल कैसे होगा, ब्राह्मणों को साथ ला करके होगा। चलिए हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए हैं, राशिद हाशमी सर जुड़ गए हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राशिद हाशमी सर का मैं बहुत स्वागत करूंगा भारत बीट पर। हमारे साथ दिनेश तिवारी जी जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता दिनेश तिवारी जी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं राशिद हाशमी सर आपके पास ही आऊंगा। सर समझाइए जरा समीकरण उत्तर प्रदेश में किस तरह से सभी पार्टियां अब लगातार जो है, अखिलेश यादव ब्राह्मण सम्मेलन आज कर रहे थे, अखिलेश यादव ब्राह्मण सम्मेलन करते हुए एक नया टर्म उन्होंने क्वाइन कर दिया, पीडीए का नया फॉर्मूला बता दिया। वो कह रहे हैं कि अब पीडी का मतलब पंडित होता है, मतलब अपने हिसाब से कब फॉर्मूला चेंज हो जा रहा है अखिलेश यादव, मतलब समझ ही में नहीं आ रहा है कि अब तक तो सैकड़ों बार ये पीडीए का फॉर्मूला चेंज कर चुके हैं अखिलेश यादव। तो क्या उनको ये अंदाजा है कि ब्राह्मणों का साथ लिए बिना हम सत्ता में नहीं आ सकते हैं, या फिर कोई और उनके मन में कुछ और सोच है पीडीए को लेकर? कीर्तिमान, ये जो एब्रिविएशंस होती है ना, ये यूपी में
जानते हैं कहां से निकलती है? यूपी के जातीय समीकरण से निकलती है। जी। अब ये ब्राह्मण याद क्यों आए, ये समझने की जरूरत है। सबसे पहले तो इसकी जड़ तक जाना बेहद जरूरी है, क्योंकि यूपी में सवर्ण है 17 से 19%, इनमें 10% ब्राह्मण हैं, 5% राजपूत हैं, 2% वैश्य हैं और 2% भूमिहार हैं। यानी सवर्णों में सबसे ज्यादा आबादी वोट बैंक के तौर पर किसकी है? ब्राह्मण की है 10%। ओबीसी है 40%, ये बहुत अच्छे से पता है। यादव, कुर्मी, मौर्य, जाट, राजभर, लोधी, गुज्जर, और इनमें से यादव जो है ये अखिलेश के साथ में रहते हैं। इसके अलावा निषाद केवट, मल्ला भी हैं। और दलित जो 21% हैं, ये मायावती से छिटके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने दलितों को अपनी तरफ करने के लिए एक प्लान डी बनाया, जो अखिलेश की पीडीए की काट है। अब प्लान डी का मतलब यह है कि बीजेपी ने दलितों को अपनी तरफ साधने की कोशिश की। आप याद कीजिए 15 दलित महापुरुषों का कैलेंडर तैयार हुआ, जयंती पुण्यतिथि के बहाने साल भर लोगों से मुलाकात की जा रही है। काशीराम से लेकर के संत रविदास तक को याद किया जा रहा है। 2014 से 2019 मोदी लहर, फिर भी बीएसपी के दलित करीब 20% बीएसपी के साथ थे, लेकिन 2024 आते आते मायावती का वोट बैंक सिर्फ 10% के आसपास रह गया। अब बीजेपी ने जब दलितों को याद करने की शुरुआत की, काशीराम, संत रविदास, डॉक्टर अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, उदा देवी, झलकारी बाई, वीरा पासी, तो फिर अखिलेश को यह लगा कि अगर 21% दलित चले जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो कुछ तो काट ढूंढनी पड़ेगी ना। सिर्फ पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक से काम नहीं चलेगा, और यहीं पर ब्राह्मण काट खेलने की सोची गई। इसके पीछे एक और बात आपको बताता हूं। कीर्तिमान 2 दिन पहले बिहार में बांकीपुर के रिजल्ट आए हैं। राइट सर, आपको पता होगा कि बांकीपुर जो रिजल्ट है, इसमें गेम चेंजर वहां के ब्राह्मण वोट बैंक भी रहे हैं। राइट, क्योंकि एक ब्राह्मण का जब एनकाउंटर हुआ था बिहार में, और ये बहुत बड़ा एक पब्लिक यूफोरिया बना दिया गया था, बहुत नुकसान हुआ है भारतीय जनता पार्टी को। और अखिलेश यादव ये जानते हैं गेम चेंज करने के लिए गेम चेंजर को लेकर के आना बेहद जरूरी है। सिर्फ 40% ओबीसी से काम नहीं चलेगा, 19% मुसलमान से काम नहीं चलेगा, सवर्ण 17 से 19% है। इन 17 से 19% में 10% ब्राह्मण है, और इन ब्राह्मणों को जब तक आप अपने साथ में लेकर के नहीं आएंगे तब तक बात नहीं होगी। एक और बात इस चंक में ये कह देना चाहूंगा, लेकिन अखिलेश को याद करना चाहिए कि खुशी दुबे नाम का एक कार्ड खेलने की यूपी में कोशिश हुई है। वो कार्ड बहुत बुरी तरह से फेल हुआ था। लिहाजा अखिलेश के लिए वो केदारेश्वर महादेव मंदिर बना लें, ब्राह्मण कार्ड खेल लें, पीडीए में अपने पी के कभी पिछड़ा बना लें, कभी पंडित बना लें। ये महज एक विचारात्मक विभ्रम है। जहां पर विचारात्मक विभ्रम होता है वहां से डेविएशन होता है, और पॉलिटिक्स कीर्तिमान कभी भी डेविएशन से नहीं चलती है। पॉलिटिक्स का मतलब इट्स ऑल अबाउट फोकस, इट्स ऑल अबाउट स्ट्रेंथ। और अगर आपका यूपी का जातिगत समीकरण ठीक नहीं बैठता, तो फिर ऐसे में आप ये मान करके चलें कि हिट विकेट भी हो सकते हैं। ये अखिलेश को समझने की जरूरत है। ठीक है सर, बहुत अच्छे से सर आपने समझाया, और मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को बखूबी अंदाजा हो गया है कि लोहा गर्भ है, हथौड़ा मार दिया जाए इस पर, क्योंकि उनको पता है कि इस वक्त माहौल बना हुआ है, और कहीं ना कहीं वो जो माहौल बनाते रहे हैं अभी तक कि उत्तर प्रदेश में, अभी मुझे लाइव मत करिएगा, उत्तर प्रदेश पहले वो कर दूं, फ्रेम सही कर दूं। बीच में आवाज आ रही है, पीसीआर इसको बंद कीजिए। अखिलेश यादव को ये बखूबी पता है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण जो है वो किस तरह से कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पे कहीं ना कहीं जो माहौल अखिलेश यादव ने बनाया कि भाई ब्राह्मण नाराज है, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की अनदेखी हो रही है, और ये सब माहौल समाजवादी पार्टी द्वारा बनाया गया है। और जो माहौल बनाया गया है, आप चाहे दुबे हत्याकांड को लेकर के आप देखिए, जो हुआ दुबे एनकाउंटर को लेकर के, या फिर अन्य मुद्दे, या कभी ब्रजेश पाठक को लेकर के जो इन्होंने अखिलेश यादव ने निशाना साधा, और भी अन्य मुद्दे हैं जिनको लेकर के जो माहौल क्रिएट करने की कोशिश की गई समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की तरफ से, ये बीजेपी, ये समाजवादी पार्टी कुनबे को बखूबी पता है कि इस वक्त ब्राह्मणों को कैसे अपने पाले में करना है, तो क्या एजेंडा होना चाहिए। और इसीलिए हालांकि ये कितना कामयाब होता है, आज तो राजेश्वर सिंह ने सदन से बाहर निकलते हुए ये कह दिया कि भाई ब्राह्मण होशियार है, वो जानता है किसके साथ उसकी भलाई है, ब्राह्मण इंटेलेक्चुअल है, ब्राह्मण जानता है, ब्राह्मण समाज पढ़ा लिखा है और जानता है कि कौन किसके उसके साथ कौन शुरू से खड़ा रहा है, और कौन सिर्फ कालनेमी बन करके छद्म भेष लेकर के धारण करके उनका साथ पाना चाहता है। तो ये सब पता है। आइए जरा अब मैं बीजेपी के पास चलूंगा। स्क्रीन पर लाइए मेहमानों को, गेस्ट को।
आप देखिए ब्राह्मणों का जो समीकरण हम दिखा रहे हैं 115 सीटों पर असर है ब्राह्मणों का। अब दूसरी बात ये है कि आखिर अखिलेश यादव, गेस्ट को लाइए स्क्रीन पर प्लीज। तो पीडीए का ये जो पी का मतलब है, पीडी का मतलब है, अखिलेश यादव ने अब चेंज कर दिया है पंडित। अब दिलचस्प बात ये, डिबेट में जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठेंगे उनसे जब पूछा जाएगा कि भाई कितनी बार आप लोग ये फॉर्मूला चेंज करेंगे, पीडीए का ये फॉर्मूला अभी चुनाव आते आते कितनी बार चेंज करेंगे आप लोग। अभी देखिए पीडीए में पंडित हुआ है, आगे क्या होगा ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है। और बहुत अच्छी तरीके से पीडीए का ये फॉर्मूला जो है अखिलेश यादव जो चेंज कर रहे हैं वो बहुत वृहद तरीके से कर रहे हैं। उसमें उन्होंने एक ओपन एंडेड एक तरीके से कहिए कि एक वर्ड छोड़ दिया है कि पीडीए का समीकरण जो है वो चेंज होता रहेगा। आने वाले समय में क्या स्थितियां परिस्थितियां बनती है उसके हिसाब से भी हो सकता है कि अखिलेश यादव पीडीए का फॉर्मूला चेंज करेंगे। ब्राह्मण वोट के लिए अखिलेश यादव ने। अब सीधे बीजेपी के पास जाना चाहूंगा, बीजेपी के पास जाऊं। अब दिनेश जी आवाज मिल पा रही है मेरी? मैं सुन रहा हूं आपकी आवाज। दिनेश जी बहुत स्वागत। और दिनेश जी अब तो पीडीए का पूरा फॉर्मूला, अब तो हमारे साथ समाजवादी पार्टी भी आ गई, अतुल यादव जी भी जुड़ गए, थोड़ा तकनीकी खामी था, माफी के साथ आपके पास आ रहा हूं। दिनेश तिवारी जी, अब पंडित पीडीए का फॉर्मूला जो है चेंज हो गया है, तो ब्राह्मण समाज अगर समाजवादी पार्टी के साथ है तो फिर आपके साथ कौन है? देखिए, समाजवादी पार्टी के साथ पंडित कभी नहीं था, ना है न रहेगा, क्योंकि पीडीए अखिलेश यादव, अभी जैसे हाफी साहब कह रहे थे ना, अखिलेश यादव स्वयं भ्रम में है, भंवर में है। वो बार बार अपना बयान चेंज करते रहते हैं। उनको खुद ही नहीं पता कि पीडीए का असली अर्थ क्या। पीडीए का असली अर्थ है परिवार डेवलपमेंट एट पार्टी। अखिलेश यादव अपने परिवार का डेवलपमेंट करने के लिए सारी परिभाषा कर रहे हैं कि कैसे हमारा परिवार पूरे उत्तर प्रदेश में राज करे। ये बात सारे जाति के लोग जानते हैं, सारे धर्म के लोग जानते हैं, क्योंकि जब पीडीए आज पंडित हो गया तो पिछड़ा कहां चला गया? क्या उन्होंने पिछड़ा छोड़ दिया? पिछड़ा तो मोह भंग हो गया उनका, उन्होंने मान लिया। और जो आज माना है कि पंडित का भी कोई अस्तित्व है, ब्राह्मण का भी कोई अस्तित्व है, तो मैं तो अपने साथ स्वागत करता हूं। लेकिन बस दुर्भाग्य है कि जो ब्राह्मण वर्ग है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी ने ठीक है, जब से सरकार आई है उत्तर प्रदेश, ठीक है, मैं ब्रेक पे जाऊंगा। उससे पहले मैं एक इनिशियल कमेंट ले लूं। अतुल यादव जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। अतुल यादव जी, ये कितनी बार आप लोग परिभाषा चेंज करेंगे और कितनी बार बदलेंगे, और क्या क्या इसमें जुड़ेगा पीडीए में? जल्दी बताइएगा, ब्रेक पे जाऊंगा मैं। देखिए, समाजवादी पार्टी का जो पीडीए का नारा है ये सबसे सशक्त नारा है। उसमें हमने कहा जो पीड़ित है वो पंडित भी है, पिछड़ा भी है, अल्पसंख्यक भी है, आदि आबादी जो है वो सब जो पीड़ित है भारतीय जनता पार्टी से, वो सब समाजवादी पार्टी के अंतर्गत है। पी से पंडित भी जोड़ा जा सकता है, पीछे पिछड़ा भी है, और डी से दलित है, ए से अल्पसंख्यक भी है, आदि आबादी भी है, अग्रणी भी है, सभी हैं। भारतीय जनता पार्टी की परेशानी क्यों है? कर रहे थे हम अखिलेश यादव के नए फॉर्मूले की, पीडीए की, जिसमें पीडीए का फुल फॉर्म उन्होंने दे दिया है पंडित, पीडी का फुल फॉर्म उन्होंने पंडित बता दिया है। चर्चा हम कर रहे हैं, हमारे साथ 3 मेहमान जुड़े हुए हैं। अतुल यादव जी बोल रहे थे ब्रेक के पहले। अतुल यादव जी बताइए क्या बोल रहे थे, लेकिन ये भी बता दीजिएगा अतुल यादव जी कि ये लगातार जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि ब्राह्मणों की अनदेखी की जा रही है बीजेपी सरकार में, कहां अनदेखी हो रही है ये भी बता दीजिए। जो देखो, जो भारतीय जनता पार्टी है वो ब्राह्मणों का दोहन किया। उनके भारतीय जनता पार्टी में सर्वाधिक अगर कोई विधायक है तो ब्राह्मण है। अगर वो अपना सम्मेलन या किसी विधायक यहाँ चौका पार्टी में करते हैं तो क्या होता है, उनको नोटिस थमा दिया जाता है, उनको अभिव्यक्ति की आजादी भी नहीं है। अगर उसी जगह राजपूत समाज से जो विधायक पार्टी करते हैं तब उनको नोटिस नहीं थमाया जाता, तो कहीं ना कहीं विसंगतियां हैं, वो अपने आप को वहां उपेक्षित महसूस करते हैं। रही बात अब समाजवादी पार्टी,
आज आपने देखा कि हमारे यहाँ जनेश्वर मिश्र की जयंती मनाई जा रही है, तो क्या हुआ, हमने अनुमति मांगी कीर्तिमान सिंह जी कि जनेश्वर मिश्र पार्क में हमें अनुमति दी जाए, लेकिन जिला प्रशासन और जो है राज्य जी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रशासन जो शासन प्रशासन ने हमें अनुमति नहीं दी। इतनी बड़ी शख्सियत, समाजवादी शख्सियत, हम इनकी जयंती मनाना चाहते हैं, तो क्या ये ब्राह्मण समाज का अपमान नहीं है? हमें वो एट द टाइम अपने कार्यालय में मनाना पड़ा। तो भारतीय जनता पार्टी के जो माननीय मुख्यमंत्री जो योगी जी हैं, वो हाथा नहीं भाता, जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं ना कि माननीय योगी जी को हाथा नहीं भाता, एक तो वो बिल्कुल सच बात है। अतुल यादव जी, क्या आपको लग रहा है, क्या अतुल यादव जी क्या लग रहा है आपको? दिल पे हाथ रख के बताइए कि ब्राह्मण आपके साथ होगा, क्योंकि पिछले इलेक्शन की अगर हम बात करें, आप देखिए ना 89% वोट जो है ब्राह्मणों का उत्तर प्रदेश में वो बीजेपी के साथ था, और बीजेपी के 45 विधायक जो है ब्राह्मण है। आपके साथ सिर्फ 6%, मात्र 6% ब्राह्मण समाज का वोट गया। जी कीर्तिमान सिंह जी, मैं जवाब देता हूँ। देखिए, समय परिस्थिति के अनुसार हर व्यक्ति बदलता है, अपने कार्य व्यवहार को बदलता है। रही बात, अब ब्राह्मण समाज को लगता है कि वो जहां पर है उनको वहां पे मजबूती नहीं मिल रही। ये परिस्थितियां आप बना रहे हैं क्या? ये परिस्थितियां समाजवादी पार्टी बनाई है? जी नहीं, आप देखो, हम उदारवादी नीति से चलते हैं, हम समता मूलक समाज की बात करते हैं और सभी वर्गों का सम्मान करते हैं, चाहे उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी जातियों का। हिंदू में जितनी भी जातियां, चाहे यादव हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, मतलब चाहे वो मतलब वैश्य समाज से आता हो, चाहे कायस्थ समाज से आता हो, चाहे कोई भी हो, पिछड़े समाज से आता हो, दलित समाज से आता हो, तो हम तो समता मूलक समाज की बात करते हैं। समाजवादी पार्टी तो समता मूलक समाज के साथ चलती है। तो ब्राह्मण भी हमारा ही एक साथी है। वो क्या है, वो भी प्रतिनिधित्व करता है, हम उसको सम्मान दे रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसको सम्मान नहीं दे रही है। ठीक है। अब रही बात, जो हमारा पीडीए के नारे में एक बात बताई हमने कि पीड़ित कौन सा है? पीड़ित पंडित भी है, पीड़ित पिछड़ा भी है, पीड़ित अल्पसंख्यक भी है, पीड़ित दलित भी है। तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, अब पीड़ित जो है वो पंडित भी है। और जब आप ये बात बोल रहे हैं ना, जब आप ये बात बोल रहे हैं, ओके अतुल यादव जी रुकिए। अतुल यादव जी जब ये बात बोल रहे हैं, आप दिनेश तिवारी जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं। दिनेश तिवारी जी के पास मैं जाऊं उससे पहले मैं राशिद सर से एक बात जानना चाहता हूं। राशिद सर, जरा बताइए सर, कितनी समता मूलक समाजवादी पार्टी रही है, सबको साथ लेकर के चली है, ब्राह्मण समाज खास करके यूपी में अगड़ा समाज को लेकर, क्या समाजवादी पार्टी का ये इतिहास रहा है कि लेकर के चली है? बहुत पीछे के इतिहास में जाने की जरूरत नहीं, शायद आदरणीय अतुल यादव जी ही इसका जवाब दे देंगे। और मई 2026 में हमें जाना चाहिए, बहुत ज्यादा पीछे क्यों जा रहे हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, बहुत मुखर हैं, अग्रेसिव, और उनका नाम है राजकुमार भाटी जी। ब्राह्मणों को लेकर के उन्होंने जो विवादित बयान दिया था, क्या वो समता मूलक समाज का एग्जाम्पल है? मैं आदरणीय अतुल जी से ये पूछना चाहूंगा, अगर वो समता मूलक समाज का एग्जाम्पल है, तो क्या ब्राह्मणों को लेकर के यही सोच समाजवादी पार्टी की है? क्या ब्राह्मणों को लेकर के यही सोच अखिलेश यादव की है, जो राजकुमार भाटी ने बयान दिया था? राजकुमार भाटी जी का बयान यहाँ पर मैं दोहराने तक की भी हैसियत नहीं रखता, क्योंकि सभ्य समाज में उस तरह के शब्द का इस्तेमाल किसी भी जाति के लिए नहीं किया जा सकता। वो अभद्र था, वो ओछा था, वो हल्का था और बहुत ही छिछला था। नंबर एक। दूसरी बात ये, जनेश्वर मिश्र जी के नाम पर आप जब भी कभी राजनीतिक मौका परस्ती होती है, तो आप लखनऊ में कभी ना कभी एक कार्यक्रम कर लेते हैं। मेरा एक सीधा सवाल यह है कि क्या वाकई में जनेश्वर मिश्र या फिर लोहिया भाई, जनेश्वर मिश्र कौन थे? छोटे लोहिया आप क्या कहे जाते थे? क्या वाकई में जनेश्वर मिश्र जो छोटे लोहिया थे, ब्राह्मण समाज से आते थे, क्या माता प्रसाद पांडे उनके जैसा काम कर पाएंगे? क्या मनोज पांडे उनके जैसा काम कर पाएंगे? क्या सनातन पांडे उनके जैसा काम कर पाएंगे, जिनके जरिए आप ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं या फिर ब्राह्मण आउटरीच प्रोग्राम कर रहे हैं? एक और बात, ठीक इसी तरीके का ब्राह्मण आउटरीच प्रोग्राम 2021 में भी किया गया था, बल्कि उस दौरान तो अभिषेक मिश्रा भी उस वक्त में शामिल थे, और यही वो नेता थे, चाहे वो सनातन पांडे, माता प्रसाद पांडे, यही थे कीर्तिमान। और रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट आया, समाजवादी पार्टी सिर्फ 111 सीट लेकर गई। शायद अतुल जी ये कहें कि 111 सीट में हमारी 64 सीट 2017 के मुकाबले बढ़ गई थी, लेकिन सच यह है कि 2022 में आप सिर्फ
32% वोट शेयर आपका था और इसमें भी ब्राह्मणों ने आपको नकार दिया था। इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। लिहाजा मेरा रिस्पेक्टेड अतुल जी से मेरा एक ही सवाल है कि क्या राजकुमार भाटी जी ने ब्राह्मणों के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल किया था मई जून जुलाई अगस्त 4 महीने के बाद में अगर अखिलेश यादव उसी ब्राह्मण उसी पंडित को अपने पी में शामिल कर रहे हैं तो क्या वो समता मूलक समाज का हिस्सा है? मेरे एक सवाल का ये जवाब चाहिए। और दूसरी बात एक और भी है, क्या चूंकि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है इसको समझने की जरूरत है। आप ये समझे हाल के दिनों में जब भारतीय जनता पार्टी जब योगी सरकार ने अपना जिस वक्त में अपना बजट पेश किया था और उस बजट में क्या पासवान, क्या निषाद, क्या मल्ला, क्या केवट, क्या कश्यप, सोनकर, कोरी, अंसारी, भारती, बिंद भर, क्योंकि मैं खुद उत्तर प्रदेश से आता हूँ, पूर्वांचल, पश्चिमांचल, बुंदेलखंड, रोहिलखंड, हर जगह की बात कर रहा हूँ। योगी सरकार ने अपने बजट में जिस तरीके की बातें की या जिस तरह के एलोकेशन किए उसे कहते हैं समतामूलक समाज का हिस्सा बनना। सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल नैरेटिव के लिए, वो पॉलिटिकल नैरेटिव जो मेटाफर में यानी अलंकारों में नजर आए, मेरा मानना यह है कि वो ब्राह्मणों के लिए समतामूलक नहीं होता, वो ब्राह्मणों के लिए पारदर्शी नहीं होता और सिर्फ इतने भर से ब्राह्मण नहीं आ जाते। और एक और बात कीर्तिमान, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरी माँ का नाम है राजेश्वरी शुक्ल, उत्तर प्रदेश की वो ब्राह्मण है और इसीलिए मेरी रगों में आधा खून जो है ब्राह्मण का ही बहता है। आदरणीय अतुल जी और दिनेश तिवारी जी, तो ये आधा ब्राह्मण आपसे ये पूछ रहा है कि राजकुमार भाटी जी ने मई में जो ब्राह्मणों के लिए कहा, जिस शब्द का इस्तेमाल किया, क्या वही समतामूलक ब्राह्मण समाज आपकी नजर में है? राइट, बताइए अतुल यादव जी। मारिए हथौड़ा, मारिए, लोहा गर्म है। अतुल यादव जी मैं बताता हूँ। हम जैसे ही राजकुमार भाटी जी के द्वारा जो बात कही गई और उनको तुरंत आकर के उन्होंने माफी मांगी और जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा साफ तौर पे दिशा निर्देश जारी किया गया, मैंने आपके चैनल पर भी बताया था कि कहा कोई भी प्रवक्ता किसी भी जाति धर्म को ठेस पहुंचाने वाले कोई भी मुहावरे, अलंकार या कोई चीजें नहीं बोलेंगे। वो निर्देश राजकुमार भाटी जी के लिए भी है तो वो दिशा निर्देश मेरे लिए भी है, क्योंकि हम भी उसी लिस्ट में है जिसमें राजकुमार भाटी जी है, दोनों मतलब समकक्ष। रही बात, मेरा मानना है कि किसी भी जाति को ठेस पहुंचाने वाला, उन्होंने माफी मांगी थी सभी और सार्वजनिक माफी मांगी थी। उन्होंने कहा था कि मेरी मंशा इस प्रकार की नहीं है, एक चीज। दूसरी चीज है कि समाज में सभी वर्गों का योगदान है और रही बात ब्राह्मण समाज का भी अपना योगदान है, वो भी समाज का एक अंग है। रही बात, आज वो भारतीय जनता पार्टी से किसी कारण से नाराज है, जो वो चाहते थे। किस कारण से नाराज है ये बताइए तो। मिले वो किस कारण से नाराज, किस कारण से है ब्राह्मण? जी देखिए जैसे जो सर्वाधिक सीटें उनकी हैं और रही बात, उनको उतनी पूछ भी नहीं है। अभी कीर्तिमान जी जब क्या हुआ, वो एक अपनी बात रख रहे थे, एक विधायक यहाँ बात रख रहे थे, उन विधायक जी को नोटिस समा दिया गया, उनसे पूछताछ हुई। कहीं ना कहीं क्या वो अपने 43 विधायकों के साथ में कहीं बैठक भी नहीं कर सकते या अपनी बात भी नहीं रखते कि अपनी जाति व्यवस्था के तहत कोई बात भी नहीं रखती, हम क्या करें? तो कहीं ना कहीं उपेक्षित तो है, कहीं ना कहीं उन्हें लगा माननीय योगी जी जो है खाता नहीं भाता, वो वाली बात भी सर्वविदित है, ऐसा भी नहीं है। रही बात उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, चाहे वो अल्पसंख्यक है, चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे वो यादव है, चाहे वो कुशवाहा हो, चाहे वो मौर्य हो, चाहे अग्रवाल या गुप्ता समाज हो, चाहे वो कायस्थ समाज हो, सब चाहे वो दलित समाज हो, सभी वर्गों को समाहित करके हम चलते हैं। नहीं, हृदय पर हाथ रख करके अतुल यादव जी दिल पे हाथ रख के बताइएगा, क्या MY समीकरण के आगे क्या ये जो PD का समीकरण है, क्या इसको लेकर के आप लोग कब तक चलेंगे? क्या ये सिर्फ चुनावी समाज जो है ना, अब समाज जो समाज ना बदलता रहता है। समाज इस टाइम जागरूक है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 9.5 सालों में ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया, ना तो कोई यूनिवर्सिटी खोली गई, ना तो कोई ऐसे कार्य किए गए जो जनता के हितकर हो। अब ब्राह्मण समाज भी उसमें आते हैं, नौकरी भी उनको भी चाहिए, हमें भी चाहिए, सबको चाहिए, वो सिर्फ बरगलाते हैं। क्या युवा पढ़ लिख करके कहाँ जाएंगे? तो उन्हें लगता है कि समाजवादी जो पार्टी है वो युवाओं की शिक्षा की बात करती है, बुनियादी शिक्षा की बात करती है। हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी ने से निराशा ये है कि अब वो लोग जो है जागरूक हो चुके हैं
रही बात वो हमेशा विद्वान भी हैं और अच्छे तरीके से पढ़े लिखे भी हैं, तो वो सब मिलजुल कर रहना चाहते हैं। वो समाजवादी विचारधारा के साथ आ रहे हैं, आ चुके हैं और हम लोगों द्वारा उनका स्वागत भी किया जा चुका है। रही बात अल्पसंख्यक समाज की, तो अल्पसंख्यक समाज का भी अपना एक ओहदा है और सम्मान है। हमारी पार्टी में सभी का है, क्योंकि हम समता मूलक समाज की बात करते हैं। हमारे उसमें तो सभी लोग हैं। चलिए अल्पसंख्यकों पर बाद में बात कर लेंगे, लेकिन पहले अभी तो पीडी फॉर्मूला पर हम बात कर रहे हैं ना। इस पीडी फॉर्मूला को जान ले, समझ ले। पहले दिनेश तिवारी जी के पास मैं जाऊंगा। दिनेश तिवारी जी बहुत देर से बोलना चाहते थे। दिनेश तिवारी जी मुस्कुरा भी रहे हैं आप जब बोल रहे हैं, तो दिनेश तिवारी जी बोलिए, बताइए। ये अतुल यादव जी कह रहे हैं कि ब्राह्मण, आधा ब्राह्मण आ चुका है, आधा आ रहा है, और कब तक आएगा, इन तक पहुंचेगा ब्राह्मण आधा? देखिए, ब्राह्मण समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है। क्यों नहीं है? आप खुद ही कह रहे हैं हम समता मूलक की बात करते हैं। अच्छा, एक बात और समाजवादी दिनेश जी, सरकार, दिनेश जी एक बात और मैं कह दूं। आप समाजवादी पार्टी और अभिषेक मिश्रा ने आज एक बात कह दी, भाई ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है, ब्राह्मणों का फेक एनकाउंटर करवाया जा रहा है इस सरकार में। इसको लेकर के क्या जवाब? ऐसा है, मैं वही बोलने जा रहा हूँ। बोलिए। समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो उस समय उत्तर प्रदेश एकदम दंगों का प्रदेश बन चुका था। तब कहाँ आपका समता मूलक समाज था? समाजवादी पार्टी की पहचान जो थी वो माफियाओं की पहचान थी। जितने भी गुंडे, बदमाश, माफिया थे, प्रदेश के बड़े बड़े माफिया, वो समाजवादी पार्टी के प्रमुख चेहरे हुआ करते थे। चाहे अतीक अहमद रहे हो, चाहे मुख्तार अंसारी रहे हो, चाहे जो भी माफिया कोई भी हो सकता है। माफिया पंडित भी हो सकता है, माफिया मुसलमान भी हो सकता है, माफिया पटेल भी हो सकता है, माफिया दलित भी हो सकता है, माफिया किसी भी वर्ग का भी हो सकता है। लेकिन जो माफिया है वो समाजवादी पार्टी की पहचान है। भारतीय जनता पार्टी माफिया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सारे समाज को जोड़ने का काम कर रही है। और जो भाई साहब ने भी कहा विश्वविद्यालय नहीं खोला, अरे भाई, जब आपकी सरकार थी, आज तो उत्तर प्रदेश के प्रत्येक मंडल में, उत्तर प्रदेश में 18 मंडल है, हर मंडल में विश्वविद्यालय बन रहे हैं। कहीं खुल भी गया। आपका जो आजमगढ़, जो आपका आजमगढ़ गढ़ रहा करता था, वहां पर विश्वविद्यालय खुल चुका है। हर जिले में मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, कुछ जगह चालू भी हो चुके हैं, क्योंकि धीरे धीरे विकास का जो क्रम है वो धीरे धीरे चलेगा। पहले इसी उत्तर प्रदेश में हमको एक जिले से दूसरे जिले जाने का रास्ता नहीं हुआ करता था, आज एक्सप्रेस वे रूप में पहचान बनी हुई है। और साथ साथ में पहले एयरलाइन की जो है, एयरफोर्स की जो है कनेक्टिविटी नहीं थी। आज उत्तर प्रदेश में कई एयरपोर्ट बन चुके हैं और कई बन रहे हैं। लगभग 23 एयरपोर्ट बन रहे हैं। हमारे एक्सप्रेस वे भी बन रहा है। प्रदेश की पूरी परिभाषा बदल गई है। केवल एक विकास, डेवलपमेंट, और जब डेवलपमेंट हो रहा है तो समाजवादी पार्टी क्योंकि घबराई हुई है कि पीडीए नहीं, डेवलपमेंट पीडीए का बार-बार परिभाषा चेंज करते हैं। उनको लगता है अतुल यादव जी, अतुल यादव जी, पंडित कभी पीड़ित नहीं रहा है। पंडित कभी पीड़ित नहीं रहा, और ना पंडित समाजवादी पार्टी के साथ है। पंडित आज भी अतुल यादव जी सुन, आपने सुना? अतुल यादव जी सुन रहे हैं आप? दिनेश तिवारी जी ने कहा पंडित जो ब्राह्मण समाज है वो हमेशा होशियार रहा है और इंटेलेक्चुअल रहा है, वो जानता है किसके साथ उसकी भलाई है। और राशिद हाशमी सर का आपने जवाब नहीं दिया। जो उन्होंने सवाल पूछा आपने उनका जवाब नहीं दिया कि भाटी साहब ने जो कहा है, एक बार मुंह से जो शब्द निकले वापस हो सकते हैं क्या? देखिए, मैं फिर से आपकी संतुष्टि के लिए कीर्तिमान जी जवाब फिर से दे देता हूं। माफी से बड़ा कोई चीज नहीं होती। उन्होंने सार्वजनिक तौर पे माफी मांगी, और देखिए जो माफी मांगना, अपनी गलती के लिए कोई माफी मांग ले तो उस पर ज्यादा बहस करके भी कोई फायदा नहीं। गलती स्वीकार करी ना कि अगर मेरे से, उन्होंने कहा कि अगर मेरे से किसी की भावनाएं आहत हुई हो तो मैं माफी मांगता हूं। उन्होंने कहा कि नहीं, कहा सही बताना। नहीं, माफी तो मांग ली, लेकिन उनके अंदर वो चीजें घर कर है ना, वो चीजें तो उनके अंदर है ना, तभी तो उन्होंने बोला। सुनिए, जब उन्होंने कहा कि ना मेरी मंशा थी, तो मैं सम्मानित जो इस पैनल पर हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी बैठे हुए हैं, मैं उनकी बात का सार्थक जवाब देता हूं। माफी से बड़ा कोई चीज नहीं होती। अब आते हैं हम जो तिवारी जी की बात पर। देखिए, ब्राह्मण तो हमारे साथ है इस बात, और खुले तौर पर है। कैसे? अब रही बात भारतीय जनता, देखिए जो उन्हें लगता है कि समाजवादी पार्टी की 2027 में भारी बहुमत की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि हम विकास की बात करते हैं, हम शिक्षा की बात करते हैं, हम युवाओं के नौकरी की बात करते हैं,
हम जो है एक अच्छी व्यवस्था की बात करते हैं, हम किसानों की समस्याओं की बात करते हैं। अभी आपने देखा होगा कीर्तिमान जी, गोंडा में ना बारिश हो रही, छाता लगा के महिलाएं खाद के लिए खड़ी हुई हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी जब किसानों को खाद नहीं दे पा रही और शिक्षा के लिए क्या बात करते हैं अतुल यादव जी, मतलब ये चीजें आपकी सरकार में नहीं थी क्या? मतलब आप लॉजिकली बोलिए ना, कुछ भी बोल रहे हैं तो सुनिएगा। हाँ। देखिए क्या था आपके? नहीं तिवारी सुनिएगा, देखिए किसान समाजवादी पार्टी प्रमुखता जो है किसानों की पार्टी है। हमने जो हमारी समाजवादी पार्टी का जब भी जन्म हुआ गांव देहात की पार्टी से हुआ, तो हम लोग किसान को मूलतः जो है किसान परिवारों से उनकी समस्याओं को जानते, कभी हमने खाद की कमी नहीं होने दी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सर, आ रहा हूं आपके पास, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, हाँ। खाद की तो बहुत ज्यादा कमी रही। वो देखो चैनलों ने दिखाया और ऐसा भी इसको नकारा नहीं जा सकता। शिक्षा के लिए अब अगर युवा अपनी मांग कर रहे थे तो जंतर मंतर पर पायलट गन चला दी गई उन पर। तो अब आप मुद्दे से भटक रहे हैं। नहीं, अब आप मुद्दे से भटक रहे हैं। नहीं, अब आप मुद्दे से भटक गए। नहीं, भटक रहे हैं अब आप कह रहे हैं समाजवादी पार्टी जो है रूरल पार्टी है, हम लोग ग्रामीण समाज के, और लोग क्या शहरी हैं क्या? बीजेपी के जो लोग हैं वो बीजेपी अर्बन पार्टी। देखिए मैं बताता हूँ कीर्तिमान जी, मूलतः अगर मैं आज शहर में बैठा हूँ तो मेरा मूल कहीं ना कहीं होगा, तो मेरा मूल कहीं ना कहीं रूट जो होगा गांव से होगी, तो मुझे बताना पड़ेगा कि हम गांव के हैं। तो समाजवादी पार्टी जो ग्रामीण अंचल से निकली, उनके पहले जो प्रारंभिक मतदाता रहे, अब तो हम शहरों में भी हैं, महानगरों में भी हैं, हमारे पार्षद भी हैं, हमारे हर जगह सांसद विधायक हैं। अब फिर गोल गोल घुमा रहे हैं आपने जवाब नहीं दिया। ठीक है, मैं राशिद सर को लाऊंगा स्क्रीन पे, पढ़ लीजिएगा। राशिद सर को लाइए पार्टी जो है ना, हाँ ठीक है। अतुल यादव जी आ रहा हूं आपके पास, तुरंत आ रहा हूं। राशिद सर कुछ बोलना चाहते हैं, राशिद सर बोलिए सर। अतुल यादव जी इतना अच्छा बोलते हैं ना, और इतने आर्टिकुलेटेड हैं, और उनके शब्दकोश में के जैसे मेरे पास तो नहीं है, लेकिन कुछ चीजें हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल हमें फोकस इसी बात पर रखना चाहिए कि ब्राह्मण कौन, कहां, किसके और किसके साथ। अब जब अखिलेश यादव की ब्राह्मण पॉलिटिक्स की बात आई है, तो अतुल यादव जी एक और भी सवाल उठता है। 2012 में जब पहली बार अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, 2012 में ब्राह्मणों ने छक करके उन्हें वोट दिया था, और उसी साल में ब्राह्मण सम्मेलन हुआ, जिसमें अखिलेश यादव गए ही नहीं, उसके बाद भी अखिलेश यादव गए नहीं, क्योंकि उन्हें ये समझ में आ गया था कि जितना मौका निकलना है, जितना भी फायदा उठाना है, हम उठा लेंगे। दूसरी बात, आपने कहा कि ब्राह्मणों के लिए कुछ हुआ नहीं, ब्राह्मणों के लिए यूनिवर्सिटी नहीं बनी, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि योगी सरकार में कुल जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है बढ़कर के 56 हो गई, 56। क्योंकि मैं प्रोफेसर भी हूं, तो ये मेरे पास टिप ऑफ द टंग पर आंकड़े हैं। और सुनिए आप, जिसमें ब्राह्मणों के लिए भी है। एक और बात आप सुनिएगा, स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, ये सब मिला करके 80 से ज्यादा आंकड़े हैं जिनमें ब्राह्मणों के लिए भी है। फिर आपने ये कहा कि भाई ब्राह्मण किसानों के लिए क्या किया गया, उनके लिए भी किया है। 9.25 लाख करोड़ का बजट इस बार आया है, और इस बजट में सिर्फ 3 फोकस है योगी सरकार का, महिला, युवा, किसान। और इन महिला, युवा, किसान में योगी सरकार ने यह नहीं कहा कि ब्राह्मण, राजपूत, जाट, गुजर, कोसी, कोयरी, पासी, ये सब कुछ नहीं, या मुसलमान, ये सब नहीं किया गया, बल्कि एक समता मूलक सिद्धांत के आधार पर यह पेश किया गया है। अब आप आ जाइए कि ब्राह्मणों के लिए समाजवादी पार्टी ने क्या किया। 2012 से 2017 में पीछे नहीं जा रहा, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के वक्त को मैं याद नहीं कर रहा, सुनिएगा आप मुझसे। जब जिस वक्त में ब्राह्मण अपनी टीचिंग वैकेंसी मांग रहे थे, उस वक्त में भी लखनऊ में उन्होंने लाठियां खाई हैं, इस बात से आप इनकार मत कीजिएगा। पुलिस भर्ती में जब ब्राह्मण अपनी जगह तलाश रहे थे समाजवादी पार्टी की सरकार में, याद कीजिए 2012 से लेकर के 2017 में कितनी बार लखनऊ से लेकर के नोएडा तक उन्होंने अपनी तरफ से प्रोटेस्ट किया था। उस वक्त आप याद कीजिएगा, ब्राह्मणों ने जिस वक्त में ये कहा था कि आप ओबीसीज में भी यादवों को इतनी तवज्जो दे रहे हैं, इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, कहीं पर तो ब्राह्मणों को रखिए, तब भी आप। सर तकनीकी खामी हो रही है, राशिद सर टेक्निकल डिफॉल्ट है। मैं आऊंगा, लेकिन मैं आऊंगा, आप ही जवाब दीजिएगा, आप ही जवाब दीजिएगा। हाँ, मैं आप ही जवाब दीजिएगा। लेकिन मैं एक बात और कह दूं, इसमें जोड़ दूं, ब्राह्मण तो उससे भी नाराज होता है ना कि अतुल यादव जी, जब आप लोग राम मंदिर का विरोध करते हैं, जब आप लोग थाने में कृष्ण जन्माष्टमी को बैन करा देते हैं, इससे भी तो ब्राह्मण विरोध, इसका भी तो ब्राह्मण विरोधी है। इस पर भी तो सवाल ब्राह्मण पूछेगा कि भाई हमारे सनातन आस्था के साथ क्यों खिलवाड़ होता है, क्यों हमारे सनातन आस्था को ठेस पहुंचाया जाता है। ब्राह्मण इससे भी तो नाराज होता है।
देखिए अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी जो हाँ, कह रहे थे, राशिद सर का मेरे आर्टिकुलेटेड द्वारा- जवाब दीजिए आप। जी मैं बताता हूँ। हाँ। तो हाशमी सर की एक बात कह रहा हूँ कि मैंने समस्त युवाओं की बात करी, मैंने प्रदेश के समस्त युवाओं की बात करी, ब्राह्मण समाज की बात मैं अलग से बताता हूँ कि जो जब उन्हें फांसी नहीं, में बस एक चीज अतुल जी, सिर्फ एक चीज मैं यहाँ पर सर कहना आपकी चाहता हूँ। सर आपकी आपने आवाज एक नहीं आ बात पा रही बोली थी ना, सर, आपकी आवाज नहीं आ पा रही थी, आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे तकनीक खामी की वजह से। अब बोलिए, अब आ रही है आवाज से। जी जी। अब मैं एनकाउंटर का डेटा रखता हूं अतुल जी के सामने। अतुल जी ने ये कहा कि ब्राह्मणों का सबसे ज्यादा एनकाउंटर किया गया। नहीं, योगी सरकार में जो एनकाउंटर हुए हैं उसके जातिगत और राइट। धर्म के आधार पर भी आंकड़े हैं मेरे पास में। राइट। मुस्लिम 67-67 लगभग 32% एनकाउंटर, ठाकुर राजपूत 18 एनकाउंटर, जाट गुजर 17 एनकाउंटर, सुनते जाइए सर, यादव 16 एनकाउंटर, अनुसूचित जाति 14 एनकाउंटर, अनुसूचित जनजाति 3 एनकाउंटर, सिख 2 एनकाउंटर और अन्य ओबीसी और बाकी जातियों के 50 से अधिक एनकाउंटर हुए हैं। इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत है कि सिर्फ ब्राह्मणों के ही एनकाउंटर हुए हैं। अब मुझे ऐसा लग रहा है दिनेश जी मंद मंद मुस्कुराते हुए ये पूरा डेटा लाइए गेस्ट को लाइए स्क्रीन पे, लाइए गेस्ट को लाइए स्क्रीन पे, अतुल जी को लाइए स्क्रीन पे। एक मिनट अतुल जी, आपने अतुल जी सुना, एक एक करके आर्टिकुलेटेड वे में आप जवाब दीजिएगा। सुन बता, बोलिए बोलिए। देखिए जो उत्तर प्रदेश में जाति व्यवस्था के तहत जाति देख करके, धर्म देख करके जो इनकाउंटर हुए, अगर इनकाउंटर हुए उसमें सर्वाधिक जो है मुस्लिम यादवों को टारगेट किया गया, मुस्लिम यादवों के बाद सबसे ज्यादा टारगेट किया गया। तो सुनिएगा, मेरी बात भी तो सुनिएगा। तो उसमें सबसे ज्यादा जो टारगेट किया गया, उसके बाद ब्राह्मण आता है। ब्राह्मण को इसलिए टारगेट किया गया कि माननीय योगी जी जो है कहीं नहीं हाथा नहीं भाता वाली प्रक्रिया के तहत हैं, तो कहीं ना कहीं क्यों भाई सुनिएगा, जिसके भरोसे आपकी सरकार चली, जो लोग आपको सर्वाधिक वोट करते हैं उनकी बात की सुनवाई की नहीं। चलो हम लोग तो विपक्ष में है और हम लोगों को तो टारगेट करते ही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा यादव और मुसलमान को टारगेट कराई। अच्छा। वही बात ब्राह्मण जो है वो इस समय अपने आप को पीड़ित पा रहा है। कई जो पीड़ित पा रहा है वो समाजवादी पार्टी तरफ आ रहा है और रही बात खुले दिल से आ रहा है और हम लोगों ने उनका स्वागत किया। रही बात अब भारतीय जनता पार्टी का से जब उनका मोह भंग हो गया, वो समाजवादी पार्टी की तरफ आया। अब तिवारी जी ने कहा कि ब्राह्मण कभी भी समाजवादी पार्टी की तरफ नहीं आ सकता या उनके साथ नहीं रहेगा, लेकिन ये बात गलत है क्योंकि तिवारी जी ही एक मन बनाएंगे, वो हमारी पार्टी में ही नजर आएंगे क्योंकि उन्हें लगता है कि समाजवादी पार्टी समता मूलक समाज के साथ में है और सभी का आदर सम्मान करती है। तो हम तो अल्पसंख्यकों का भी आदर सम्मान करते हैं, हम तो ब्राह्मणों का भी आदर सम्मान करते हैं, हम तो जो दलित समाज है उसका भी आदर सम्मान करते हैं, हम तो काशी समाज से ठीक है, आप सबका समाज, आप ठीक है अतुल जी आप सबका सम्मान, आपने कितना सबका सम्मान किया। आपने एक चीज कहा कि इस सरकार में सिर्फ मुस्लिम और यादवों को टारगेट किया जाता है, यानी कि कहीं ना कहीं आपके अंदर आपके अंदर कहीं ना कहीं आपके अंदर ये मुस्लिम यादव को लेकर के, एमवाई समीकरण को लेकर के एक सॉफ्ट कॉर्नर है, अभी भी है और वो हमेशा ही रहेगा। और आपने कहा कि उसके बाद ब्राह्मणों को टारगेट किया गया। राशिद सर ने आंकड़े आपको दिए, उसके बाद भी आप इस तरीके के सवाल उठा रहे हैं। मेरे देखिए राशिद सर के आंकड़ों देखिए बताता हूं, जो उनके आंकड़े हैं वो उनके हैं, मेरे पास नहीं, ये सार्वजनिक आंकड़े हैं, ये उनके द्वारा थोड़ी बनाए गए हैं, ये उनके आंकड़े थोड़ी हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े ये तो इतना बड़ा जादूगर होता बिल्कुल आपकी तरह नहीं, ये तो एनसीआरबी के आंकड़े हैं ना, ये तो एनसीआरबी के आंकड़े। सुन लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, जो आंकड़े मैं दे रहा हूँ, जो घर मकान तोड़ा गया वो जाति धर्म देख के तोड़ा गया। अगर किसी के साथ गोली मारी गई, जाति धर्म के साथ मारी गई। अगर माननीय योगी जी के द्वारा विधानसभा में बात रखी जाती है तो जाति धर्म देख के रखी जाती है, तो पीड़ित कौन है? पीड़ित जो लोग हैं वो पंडित भी है, वो मुसलमान भी है, वो यादव भी है। तो ठाकुरों को भी बोल दीजिए। एक जगह ठाकुर क्यों पीड़ित होने लगे? छोड़ दिए क्या? अरे ठाकुरों को क्यों छोड़ रहे? थाने चौकी में वही लोग हैं सारे। अच्छा, और आपके समय में क्या होता था थाने चौकी पर? नहीं, आपके समय में थाने चौकी पर क्या था? एक विशेष वर्ग के लिए सैल्यूट मरवाने के लिए कहा गया था। ठाकुरों को क्यों छोड़ रहे? ठाकुरों क्यों छोड़े? दिनेश तिवारी जवाब देंगे। दिनेश जी नहीं, दिनेश तिवारी जी आप बोल लिए, आप, हमारे पास समय कमी है। दिनेश तिवारी जी बोलेंगे। दिनेश तिवारी जी बोलिए। देखिए, आप बार बार कह रहे थे ना कि मैं मुस्कुरा रहा हूँ। हाशमी साहब स्वयं सारे आंकड़े स्पष्ट कर दिए। राइट मुस्कुरा से रहा हूँ कि श्री अखिलेश यादव जी
दिन में मुंगेरी लाल की तरफ सपने देख रहे हैं, और दिन में तो मुंगेरी लाल सपने देख रहे हैं, तो निश्चित तौर से आप मान सकते हैं। इसलिए मैं हंस रहा हूँ, मुस्कुरा रहा हूँ अतुल जी की बातों पर, भाई साहब की बातों पर मैं इसलिए हंस रहा हूँ। हाशमी साहब ने पूरा आंकड़े साफ कर दिए। आप सोचो, जो लोक सेवा आयोग इलाहाबाद के प्रयागराज के लोक सेवा आयोग था, उसको लोगों ने नाम कर दिया था यादव, अनिल यादव शिक्षा व्यवस्था अच्छी थी। हाँ, अनिल यादव के नाम और से। आज आप मुंगेरी लाल का सपने देख रहे हैं कि अच्छा सही बता रहा तिवारी जी, कभी भी 86 में से 56 यादव का बता दे रहा, डाटा दे दीजिएगा, वो अधिकारी डाटा कहीं किसी साइट में होते नहीं, डाटा कहीं हो तो प्लीज दे दीजिएगा। सुन तो लीजिए, सुन लीजिए भाई साहब, सुन लीजिए। मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ कि आप मुंगेरी लाल सपने देखना बंद कर दीजिए, हकीकत में आइए, पीछे का आप अपना रिकॉर्ड उठाइए, रिकॉर्ड उठाकर अपना अध्ययन करिए, माफी मांगिए पूरे प्रदेश से। जो दंगे हुए हैं, जो शिक्षा व्यवस्था गड़बड़ी हुई है, जो सड़क गड्ढे हो गए थे, काम चलिए ठीक है, हमारे पास समय की कमी है। और अनिल यादव कमेटी के नाम से यूपीपीसीएस जाना जाता था, ये भी पता होगा, इस पर भी अतुल यादव जी जवाब नहीं दे पाएंगे। और कुल मिलाकर के अभी देखिए, अभी पीडीए का फॉर्मूला चेंज होगा। अभी ठाकुरों को छोड़ रहे थे ना अतुल यादव जी, चुनाव आते आते देखिए ठाकुरों को भी लेंगे, उसमें पीडीए में कुछ जुड़ेगा, अभी आने वाले समय में जरूर जुड़ेगा, आप जनता उसमें जरूर एक परिवर्तन पाएगी। चलिए, अब तीनों मेहमानों का मैं बहुत शुक्रिया करूंगा, दिनेश जी का, अतुल जी का और राशिद हाशमी सर, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। और देखिए, हमने एक विशेष तौर पर ये विषय इसलिए चुना क्योंकि अब अखिलेश यादव एक नए ट्रैक पर आ गए हैं। पहले कुछ दिन पहले आप देख रहे थे कि सनातन की तरफ शिफ्ट हो रहे थे, लेकिन ब्लंडर हो गया बीच में, आपने देखा किस तरह से पप्पू यादव ने कर दिया, उसका ब्लंडर हो गया। तो अब उत्तर प्रदेश में एक नई धारा बयाने की कोशिश करी जा रही है, भाई चलो अब ब्राह्मणों को लेकर के आते हैं, ब्राह्मणों का साथ पाते हैं और सत्ता में आते हैं। तो कुल मिलाकर के अब देखिए, पीडीए का फॉर्मूला चेंज हुआ है। क्रोनोलॉजी समझिए आप जरा, किस तरह से पीडीए फॉर्मूला चेंज हो रहा है, और अभी कितना पीडीए का फॉर्मूला चेंज होगा, कितने समय के लिए पीडीए फॉर्मूला चेंज होगा, ये भी देखना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत दिलचस्प होगा। और सब मुस्कुराएंगे भी देख के, उत्तर प्रदेश की जनता भी जानती है। चलिए, फिलहाल के लिए बस इतना ही, खबरें लगातार जारी।